ये अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जिस इलाके में हम रहते हैं वो ये इलाका है। ठीक है, वो इलाका है, मतलब हम भूमि पर रहते हैं जिसको हम स्थल रूप कहते हैं। भूमि पर भी और भी एक मंडल है जो हमेशा जल से भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम जलमंडल। क्या बोलेंगे उसको? जलमंडल। जहां हम रहते हैं वो भूमि है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे स्थलमंडल, लिथोस्फियर। इसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्फियर। और ये है जैव मंडल। और हाँ, और सबसे ऊपर जो है एक हवा का केवल इलाका होता है, उसको बोलते हैं हम वायुमंडल, एटमोस्फियर। ठीक है। और ये तीनों में मतलब जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इनके बीच में एक इलाका होता है और ये तीनों इलाकों को कवर करता है। मतलब जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है यहाँ, और यहाँ स्थलमंडल का भी इलाका होता है। इसको बोलते हैं हम, जो जीव जंतु होते हैं इस इलाके में, उसको बोलेंगे हम जैव मंडल, बायोस्फीयर। उसको क्या बोलेंगे हम? बायोस्फीयर। तो ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हो गए। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, तो पहली बात है पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक। इन पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से। अभी जैसे हमने बताया कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और ये मुद्दों के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे महाद्वीप। आपको महाद्वीप मालूम है, जैसे मतलब हम जिसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। कितने हैं कॉन्टिनेंट्स दुनिया में? 7। ओके। तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट होता है, जिसको खंड बोलते हैं या महाद्वीप बोलते हैं, वो है एशिया। दूसरा है यूरोप। तीसरा है अफ्रीका। चौथा है उत्तर अमेरिका। पांचवा है दक्षिण अमेरिका। छठा है ऑस्ट्रेलिया। और सातवां है अंटार्कटिका। इन सभी को हम सविस्तर और एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। चल दिया गया है। ठीक है, ये बात मैं आपको इसके पहले भी समझा चुका हूं, फिर भी हम समझते हैं। ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ये जो हरा हरा इलाका दिख रहा है, हरा इलाका दिख रहा है, ठीक है, ये जमीन का इलाका है, स्थल रूप है ये। ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ स्थल रूप आपको दिखाए गए हैं। जैसे हम यहां से शुरुआत करते हैं, ये पर्वत है। क्या होता है कि इस भूमि से ऊंचा है, और ये उबड़ खाबड़ है, इसकी ऊंचाई कम ज्यादा होती आ रही है। तो ये हो गया पर्वत। ठीक है। और यहाँ एक पर्वत है, दूसरा पर्वत है, तीसरा पर्वत है, ये ऐसी क्या है? चेन ही है। इसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला मतलब चेन। ठीक है, उसको बोलेंगे पर्वत श्रृंखला। तीसरी बात है पर्वतों से नीचे। लेकिन क्या होता है कि ये इलाका कुछ सीमा तक कि क्या होता है, ये फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। लेकिन क्या है, जैसे हम जो मैदानी प्रदेश होता है उससे कुछ इलाका ऊंचा होता है। जैसे आप ये देखते हैं बॉर्डर, ये बॉर्डर दिख रही है। ठीक है, तो ये इलाका ऊंचा है, इसको बोलते हैं प्लेटू या पठार। इसको कहेंगे हम पठार। ठीक है? बाद में हम देखते हैं कि नदियों का जो उगम होता है जनरली पर्वतों से होता है। ये पर्वतों से ऐसी ऐसी नदियां यहाँ आती है। ठीक है। और ये दूसरी नदी इस नदी को मिलती है, मतलब ये प्रमुख नदी है। लेकिन ये छोटी नदी होने के कारण क्या होगी, ये सहायक नदी होगी। इसको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, मतलब ये प्रमुख नदी है। इस प्रमुख नदी, ये नदी की जो एक सहायक नदी है, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। तो जैसे कि हम कहा है कि पर्वतों से बहुत सारे नदियों का उगम होता है, तो ये नदी यहाँ आकर क्या होता है कि यहाँ एक जलाशय बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, हिम नदी होती है, हिम नदी का जो पानी पिघल के यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाता है, और यहाँ गड्ढा होने की वजह से क्या होता है, बहुत मतलब जो स्लोप होने की वजह से इस इलाके में जम जाता है। इसको बोलते हैं झील। तो ये हो गई झील। ठीक है। अभी ये नदी यहाँ से फ्लो हर के मतलब कि बहती हुई यहाँ आती है। लेकिन ये जलाशय बहुत बड़ा है। ये क्या है? समुंदर है। ये बहुत बड़ा इलाका है। जैसे ही यहाँ नदी नदी यहाँ मिलने लगती है, तो यहाँ उसको एक अवरोध निर्माण हो जाता है। अवरोध निर्माण होने की वजह से क्या होता है कि पानी, जैसे मतलब ऊपर से पानी तो आता रहता है, और ये पानी क्या होता है कि अपने अलग अलग चैनल्स बना देता है, अलग अलग चैनल बना देता है। लेकिन ये बीच में एक जमीन का हिस्सा रह जाता है, तो इसको बोलते हैं हम
डेल्टा। तो आपको मालूम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये डेल्टा इलाका हो गया। और ये जो हो गई है, ये जो अलग अलग प्रकार के जो चैनल्स नजर आते हैं, इसको बोलते हैं वितरिका। इसको बोलते हैं वितरिका। और ये इलाका है, ये जमीन है, एक्चुअली क्या है, ये जमीन है या दिखाई जा रही है, ठीक है। लेकिन इसका एक हिस्सा क्या होता है कि इस मुख्य भूमि से क्या होता है कि जुड़ा हुआ नजर आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। और ये एक हिस्सा है और ये मुख्य भूमि है। ये मुख्य भूमि को जोड़ने वाला एक एक रास्ता है जो जमीन का है, जमीन से मतलब स्थल है, और इसीलिए बोलते हैं इसको स्थल संधि। तो क्या है, ये स्थल से जुड़ा हुआ है और इसीलिए स्थल संधि बोलते हैं। ये मैदानी प्रदेश है, लेकिन मैदानी प्रदेश को लगकर ये इलाका होता है, समुद्री इलाका है या जलाशय है, इसको बोलते हैं तट। ये जो इलाका है ये तट है, ठीक है। और यहाँ भी एक द्वीप है, मतलब ये द्वीप क्या है, ये पूरा का पूरा मुख्य भूमि से आइसोलेटेड हुआ है, मतलब अलग हो चुका है। लेकिन ये पास में है, क्या है, पानी के वजह से क्या होता है, अलग हो गया है, इसको बोलते हैं जल संधि। ये देखिए, ये स्थल संधि में फर्क क्या होता है और जल संधि में क्या फर्क होता है, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, स्थल संधि मतलब क्या है, ऐसा प्राद्वीप होता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मुख्य भूमि से। और ऐसा द्वीप है जो पानी से अलग हो गया है, उसको बोलते हैं जल संधि। तो ये हो गए हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, ठीक है। अभी मैदानी मतलब आपको समझ में आता है कि मैदानी जो इलाका होता है, ये नदी है, यहाँ भी नदी है, इन नदियों के बीच में जो एक सुपीक और प्लेन इलाका तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं मैदानी प्रदेश, ठीक है। और ये यहाँ एक पर्वत श्रृंखला, पर्वतम सा नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ एक पहाड़ी इलाका नजर आता है, लेकिन बीच में एक गहरा इलाका नजर आता है, उसको बोलते हैं घाटी, ठीक है। तो ये मतलब पर्वतों से जो छोटे होते हैं उसको बोलते हैं पहाड़ी। और जनरली जितने भी नदियां होती है, वो नदियां ज्यादा से ज्यादा पहाड़ और पर्वतों से ही निकलकर आती है। तो ये हो गए पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के जो स्थलरूप होते हैं, वो उसका ये परिचय। तो पृथ्वी पर अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने इसके पहले देखे थे, पर्वत है, मैदान है, पठार है, प्रायद्वीप है, द्वीप है, तो ये अगणित प्रकार के, अगणित का मतलब अनगणित, सॉरी, अनगणित प्रकार है। अनगणित का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, इतने प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थल रूप बहुत प्रकार के हैं। और ये जो जिस इलाके में हम रहते हैं उसको बोलते हैं हम स्थल मंडल। लेकिन इसके भी कुछ भाग ऐसे होते हैं, ऊपर नीचे ऐसे हमको दिखाई देते हैं। तो कुछ समतल होते हैं जिसके ऊपर नीचे जैसे होते हैं, तो हमको पर्वत बोलते हैं या पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। जो समतल होते हैं हम उसको मैदान बोलते हैं या पठार बोलते हैं, बराबर है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये स्थलमंडल में भी विभिन्न प्रकार की जमीन पाई जाती है, ये विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए, जो स्थल रूप हमको दिखाई देते हैं पृथ्वी पर, ये किसके कारण होते हैं। हमको मालूम है कि पृथ्वी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ गतियां होती रहती है, तो ये उसका कारण होता है। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर भी कुछ ना कुछ ऐसी गतियां होती रहती है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के जो अंदर जो गतियां होती है उसको बोलते हैं हम आंतरिक प्रक्रिया। और आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है, सतह ऊपर से नीचे होती है, मतलब क्या है, जैसे ये सतह है, ये सतह है, तो कुछ हिस्सा क्या होता है कि नीचे चला जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है, और बीच में जो होता है तो इसमें एक गैप निर्माण हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर या ऊपर जो गतियां होती है, या जनरली आंतरिक जो गतियां होती है, उसके वजह से ये स्थल रूप का निर्माण होता है। बाह्य प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो अपरदन अपरदन और निक्षेपण, एरोजन और डिपोजिशन। एरोजन और डिपोजिशन, मान लीजिए जो नदियां होती है, अभी आप आगे तो हम इसका परिचय करने जा रहे हैं, ठीक है। जब नदी बहती है तो ये दोनों किनारे होते हैं, ये घिस जाते हैं, कहीं ना कुछ क्या होता है, किनारा ये ज्यादा से ज्यादा घिस जाता है, और इसीलिए क्या होता है, ये नदी का ये दिशा ऐसी बन जाती है बाद में, ठीक है। तो इसका ब्रॉड भी हो जाता है ये हिस्सा। और निक्षेपण क्या होता है कि यहाँ का जो मलबा होता है या की जो मिट्टी होती है या सैंड होती है, ये पानी के बहाव के साथ आगे जाती है। आगे जाने के बाद क्या होती है कि जहाँ इसका बहाव रुक जाता है, वहां ये निक्षेपण हो जाता है। इसका निक्षेपण मतलब क्या है, इसका डिपोजिशन हो जाता है। तो इस इलाके ऐसा ही इलाका नदी द्वारा बनाया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मैदान, मैदानी इलाका। आपको मालूम है, दो नदियों के बीच में जो
मैदान निर्माण होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम या जो दो नदियां होती है बार बार वो क्या करती है कि बहाव के साथ या बाढ़ के साथ उसका कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो किनारे पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपण हो जाता है उसका, और इसीलिए वो ऐसे मैदानों का निर्माण हो जाता है। बाह्य प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो बाह्य प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी के ऊपर, जैसे मतलब ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्थल होता है, पृथ्वी का जो हिस्सा होता है, लगातार कभी बनता रहता है, कभी टूटता रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बाह्य प्रक्रिया निर्माण होती है, ठीक है। तो ये अपरदन का मतलब देखिए, अपरदन पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर हो, मिट्टी हो या कोई भी हो, ठीक है, ये क्या होते हैं, टूटकर घिस जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अपरदन। उसको बोलेंगे हम एरोजन, उसको अंग्रेजी में हम एरोजन कहते हैं। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जो अपरदन किए गए जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा जो सतह नीची हो जाती है, नीची हो जाती है मतलब क्या है, घिस घिस के क्या होता है कि वो नीची हो जाती है, और जो वहां पर जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं और दूसरी जगह उसका निक्षेपण होता है, मतलब क्या है, डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एक जगह खड्डा बन जाता है तो एक जगह ऊंचा हिस्सा बन जाता है। तो ये हो गए अपरदन और निक्षेपण जो बाह्य प्रक्रिया में आते हैं, ठीक है। और ये जो दो प्रक्रिया होती है जनरली, बहते हुए जल, इसके कारण देखिए, बहते हुए जल, बहती हुई वायु, और जो ग्लेशियर होती है, जो हिम नदी होती है, इनके द्वारा होती है। देखिए, बाह्य प्रक्रिया अपरदन एवं निक्षेपण होने के तीन कारण देखिए, एक है बहता हुआ जल, दूसरा है वायु, और तीसरा है ग्लेशियर या जिसको हम बोलते हैं हिमनद, मतलब कि जो बर्फ के द्वारा ये बार बार अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। हमने पर्वत की बात की है, तो पर्वत जिसको हम पर्वत कहते हैं, ठीक है, तो ये पर्वत की कुछ विशेषता होती है। पहली बात है, ये प्राकृतिक होते हैं, इसका निर्माण किसी ने नहीं किया है, ठीक है। पृथ्वी की जो सतह होती है, ये प्राकृतिक रूप से ये ऊंचे होते हैं, पहली बात है। क्या होते हैं ये, ऊंचे होते हैं, इनकी पहली खासियत ये है, ठीक है। इनका जो पर्वत का जो शिखर होता है, जैसे मतलब ये पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, ये जो शिखर होता है और ये बॉटम है उसका, इसका जो शिखर है इसको बोलते हैं शिखर, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको बोलेंगे हम शिखर, ठीक है। और शिखर जो होता है वो छोटा होता है, देखिए अगर हम इसको ट्रायंगल नहीं देखेंगे, ट्रायंगल में बात करें, तो ये ऊपर क्या हिस्सा क्या क्या है, वो छोटा है, क्या होता है, छोटा है ये, ठीक है। लेकिन इसका जो अगर बॉटम देखेंगे, मतलब जब जो आधार है जिसको हम बॉटम बोलेंगे, ठीक है, ये आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है, चौड़ा होता है मतलब क्या है, ब्रॉड, म्हणजे रुंद असतो तो, ठीक है। और इसकी खास बात है कि ये मैदान है, लेकिन इसमें ये एक बहुत बड़ा नजर आता है, तो मतलब क्या होता है कि अन्य प्राकृतिक स्थल रूप की तुलना में ये क्या होता है, ये ऊंचा होता है। और कुछ कभी कभी क्या होता है कि ये जो पर्वत होते हैं, ये पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं, और इसीलिए जो बादल होते हैं ना, ये यहाँ आकर भी टकराते हैं, और बाद में जैसे जैसे उनको अवरोध निर्माण होता है तो वो वैसे ऊपर ऊपर जाते हैं, फिर बाद में ऊपर से वो चलने लगते हैं ये बादल। तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं ये पर्वत, ठीक है। और जैसे 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 हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती जाती है, क्योंकि ऊपर का तापमान कम कम होता जाता है, ठीक है। अभी यहाँ आपको हिमानी एक शब्द दिया गया है, हिमानी का मतलब क्या होता है, हिमालय जैसे हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। आपने कभी देखे होंगे कि जैसे मतलब ये पर्वत है, ये पर्वत का शिखर है, ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ नजर आता है, ठीक है। जो क्या होता है कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, और ये जो जमा हुआ बर्फ होता है, ये हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे आता रहता है, उसको बोलते हैं हम ग्लेशियर, या उसको हिंदी में कहेंगे हम हिमानी, ठीक है। आपको सुनकर ताजुब होगा, जिस प्रकार से हम जमीन पर, जब जमीन के ऊपर ये पर्वत दिखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार अगर ये समुंदर है, ये नीचे नीचे का हिस्सा है, ठीक है, तो ये समुंदर का जो बॉटम है, यहाँ भी कुछ पर्वत हो सकते हैं या होते हैं, अपने को दिखाई नहीं देते हैं, समुंदर की गहराई ज्यादा होती है, और इसीलिए क्या होता है कि हम उनको देख नहीं पाते। लेकिन समुद्र की गहराई जितनी भी हो, ठीक है, वहां भी ऐसे पर्वत अपने को दिखाई देते हैं, अगर हम उसकी तलाश करते हैं तो,
ठीक है। और पर्वतों की और दूसरी बात यह है कि यहाँ कठोर जलवायु होता है। कठोर मतलब क्या है, बहुत ही ठंडी होती है, हमेशा बर्फ से ढका ढका रहता है, ठीक है। और इसीलिए कठोर जलवायु होने के कारण यहाँ जनसंख्या कैसी होती है, कम दिखाई देती है, कम होती है, ठीक है। आपको श्रृंखला पता चला है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ही क्रम में अनेक पर्वत जब आते हैं तो वो एक ही लाइन में दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे हम बोलते हैं सातपुड़ा पर्वत, आपको नाम सुने होंगे सातपुड़ा पर्वत, ठीक है। क्योंकि वहां क्या है, सात पर्वतों की क्या है, एक श्रृंखला है, वो लाइन ही है, और इसको इसीलिए बोलते हैं सातपुड़ा पर्वत, तो उसको बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है। और अब अगर एक ही जगह भले मतलब विभिन्न जगह पर ऐसे पर्वत दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या है, उनकी ऊंचाई और उनके आकार में हमेशा भिन्नता दिखाई देती है। कुछ पर्वत छोटे होते हैं, कुछ पर्वत बड़े होते हैं, कुछ बर्फ से ढके रहते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बिना बर्फ से भी। तो ये पर्वतों की कुछ विशेषता हो गई है, ठीक है। तो पर्वतों की हम विशेषता जब देखते हैं, उसके बाद हमारा मुद्दा आता है पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के कितने प्रकार आपको नजर आ रही है यहाँ, तीन तीन प्रकार नजर आ रही है, हाँ, ठीक है। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत का मतलब होता है फोल्ड माउंटेन, अगर आपने देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। भ्रंशोत का मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन, और ज्वालामुखी का मतलब होता है वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो ये पर्वतों के तीन प्रकार हैं, और आपको ये चित्र के साथ आपको दिखाई दिया गया है, ठीक है। तो ये अभी हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है, बराबर है, फिर भी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, तो पहला पर्वत है वलित पर्वत, जिसको हमने क्या कहा है, फोल्ड माउंटेन। क्या कहा है, फोल्ड माउंटेन। इसके कुछ उदाहरण दिया गया है, जो हिमालय पर्वत है अपने देश में, ठीक है, तथा आल्प्स पर्वत है, ठीक है। ये पर्वत क्या होते हैं कि इसी प्रकार से बने हैं, जिसको हम वलित पर्वत को कहते हैं। और इनकी जो सतह होती है, सतह मतलब क्या है, जो बॉटम होता है, वो क्या उबड़ खाबड़ होते हैं। और लेकिन शिखर जो होते हैं कैसे होते हैं, शंक्वाकार, मतलब क्या है, इस प्रकार से शंक्वाकार, ठीक है। तो भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, और वो भी कौन से, वलित पर्वत की श्रृंखला में, ठीक है। और ये जो श्रृंखला तैयार होती है, ये अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला निर्माण होती है। अपरदन आपको समझ में आ गया अभी, ठीक है। और भी कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका में जो अपलेशियन है, और रूस के यूराल पर्वत, अपने यूराल का नाम सुने होंगे, जो यूरोप यूरोप और एशिया, इन दो खंडों को सेपरेट करने वाला यह पर्वत है, इसको बोलते हैं यूराल। और ये भी इसी वलित पर्वत के प्रकार में आता है, ठीक है। और ये पर्वत कैसा है, इसकी गोलाकार दिखाई तो देते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई कैसी होती है, कम होती है। और ये बहुत पुराने वलित पर्वत भी है, कौन से, यूराल। तो ये हो गई वलित पर्वत के कुछ उदाहरण। अभी देखिए, आपको उदाहरण के साथ आपको दिखाया गया, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ कपड़े जैसे होते हैं, ये कुछ टॉवेल के बंच नजर आता है, या टॉवेल का बंडल नजर आता है, ठीक है। एक इसको फ्लैट रखेंगे, फ्लैट रखने के बाद क्या करेंगे हम, दोनों तरफ से करके, दोनों तरफ से मतलब कैसे, दोनों तरफ से मतलब कैसे, इधर से भी और इधर से भी हम जब प्रेस करेंगे, तो क्या होता है कि ये जो कपड़ा होता, कभी फ्लैट हुआ करता था, ये कपड़ा क्या होता है, अभी ऐसे ऊपर ऊपर उठने लगता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब ये दोनों दो दो प्रकार से, दोनों बाजू से घूमी होती है, एक दूसरे को प्रेस करती है, तो ये ऊपर हिस्सा चला जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए जो पर्वत होते हैं, इसको बोलते हैं हम वलित पर्वत, ठीक है। वलित पर्वत इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या होता है कि लेयर के ऊपर लेयर होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, दोनों तरफ से प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि बीच का हिस्सा क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, इसको बोलेंगे हम वलित पर्वत। हाँ, यहाँ एक उदाहरण देखिए, देखिए उदाहरण दिख रहा है आपको, यस। इस प्रकार से होते क्या होते हैं कि दो ब्लॉक क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं और चिपकते हैं, और एक दूसरे को प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये पर्वत, देखिए, ये वलित पर्वत निर्माण हो जाता है। तो ये उदाहरण है आपके लिए, ओके।